78 के बाद में आता है 72.50। आईएफसीएल लिमिटेड का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस गिरावट है, करेक्शन से ज्यादा हो चुकी है और ऐसे सिचुएशन पर इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक होता है जहां पे हमें अपनी ही डिसीजंस के ऊपर शक होने लगता है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तीन मेरे पास आप लोगों की क्वेरीज हैं, ठीक है, जो जरूर आप लोगों के दिमाग पर भी ये सवाल चल रहा होगा। पहला है, फ्रॉड कंपनी है ये, ऑलरेडी लॉस, ह्यूज लॉस। क्या होता है ना, कोई भी कंपनी जब तेजी में होती है, शेयर कोई भी शेयर तेजी पे होता है तो हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वहां पर एंट्री करते हैं डिस्पाइट नोइंग द रीजन कि वो शेयर भाग क्यों रहा है। लेकिन जब गिरावट आती है तब हमें पता चलता है कि भैया कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है भैया, कंपनी गलत कर रही है, कुछ तो गलत है कंपनी के अंदर। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि भैया जब तक तेजी है तब तक शेयर बढ़िया दिखता है, गिरावट आते ही शेयर भैया कंपनी पूरी फ्रॉड हो जाती है हमारे सामने। ऑल दो मैं आपको एक चीज बार बार आईएफसीआई लिमिटेड के हर वीडियो में बता रहा हूं कि आईएफसीआई में तेजी के पीछे का रीजन सबसे बड़ा निकल करके आया था एनएसई का आईपीओ, जिसके रिगार्डिंग मैंने आप लोग के साथ एक प्रॉपर वीडियो ले रखा है फुल एनालिसिस के साथ में कि एनएसई का आईपीओ आखिर किस तरीके से आईएफसीआई लिमिटेड के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक चीज आपको और मालूम है कि आईएफसीआई लिमिटेड के नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, कंपनी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। कभी कंपनी का नंबर बहुत खराब दिखता है, कभी कंपनी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट करती है, कभी फिर वीक हो जाती है, कभी वापस से इंप्रूवमेंट कर देती है। तो बहुत अनसर्टेन कंपनी के नंबर से, जब इतने अनसर्टेनिटी होती है तो कंपनी को क्या चाहिए होता है? एक ट्रिगर पॉइंट, जिसकी वजह से आपको रैलीज देखने को मिले, जिसकी वजह से आईएफसीआई लिमिटेड में आपको ये बड़ी रैली देखने को मिली। तो आपको वो ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। वो ट्रिगर पॉइंट आईएफसीआई लिमिटेड के लिए एनएससी का आईपीओ था, क्योंकि एनएससी का आईपीओ आते ही आईएफसीआई लिमिटेड इनडायरेक्ट इंपैक्ट करेगा अपने फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के ऊपर, है ना, पॉजिटिव वे। रीजन एसएचसीआईएल, ठीक है, जिन्होंने एनएससी के अंदर स्टेक एक्वायर किया हुआ है, और क्योंकि आईएफसीआई लिमिटेड ने एसएचसीआईएल के अंदर स्टेक एक्वायर किया हुआ है मेजॉरिटी में 52% से ज्यादा का, इस वजह से आईएफसीआई लिमिटेड को जो है वो बेनिफिट मिल सकता है एनएससी के आईपीओ आने से। बट एनएससी के आईपीओ पर भी एक खबर अभी इसी हफ्ते इस वीकेंड में इनफैक्ट देखने को मिली कि एनएससी का आईपीओ साल 2026 के यानी फाइनेंशियल 27 के हाफ के बाद ही देखने को मिलेगा। अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि एनएससी का आईपीओ जल्द लिस्ट हो, यानी सितंबर महीने के बाद में। तो ये सब अनसर्टेनिटी और ये सब ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से आपका शेयर भागा आईएफसीआई लिमिटेड, और अभी ये सब पॉइंट्स क्योंकि मिसिंग होते जा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे गिरावट दिख रही है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये चीज आती है कि अब ये कंपनी फ्रॉड हो चुकी है। जब तक तेजी है तब तक अच्छी लगती है। अब अगला सवाल आता है, इज देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग इट टू 95 और शैल वी बुक लॉस? 95 के चांसेस यहां पर कितने बनते हैं आईएफसीआई लिमिटेड के? इस चीज का जवाब जो है आपको मिलेगा आपके चार्ट्स पे, ठीक है। ये आईएफसीआई लिमिटेड का चार्ट है। स्टॉक ने 95 रुपीज तक का हाई लगाया, लोअर लेवल से उठता हुआ लगभग 47 रुपीज से शेयर उठ करके 95, यानी कि 100% के रिटर्न्स स्टॉक ने बना करके दे दिए इन्वेस्टर को। बहुत तगड़ी रैली भाई। अब इन्वेस्टर चाहते हैं कि ये रैली जो कंटिन्यू हुई ये वापस से और फर्दर ब्रेकआउट के लिए जाए, जिसके लिए 78 ये वाला प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्राइस था, बट लास्ट सेशन में ये प्राइस टूटा। 7 EMA के नीचे स्टॉक लगातार रिजेक्ट कर गया, जिसकी वजह से आपको ये गिरावट ज्यादा देखने को मिल गई। कमिंग सेशन में अगर मेरे पास लास्ट फ्राइडे थर्सडे की कैंडल के पैरेलल में कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल नहीं बनती, दैट मींस कि हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं 72.50, जो कि इसका नेक्स्ट बेस लाइन है, यानी S1 एंड S2 भी इसको आप बना सकते हो। यानी अगर कमिंग सेशन में 78 पर वापस से नहीं आता, दैट मींस कि 7 EMA का रिजेक्शन जो कि लगभग 81 रुपीज पर है, वो आपको कुछ इस तरीके से फॉल करता देखने को मिलेगा टुवर्ड 72.50। तो ये मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी नजर आती है आईएफसीआई लिमिटेड की कमिंग वीक्स या कमिंग सेशंस के अंदर कि 78 जो आपका फाइनल बेस है, ये फाइनल बेस टूटता है इसी तरीके से कंटिन्यूअसली, तो आपको 72.50 दिखेगा। कोई भी एडजस्टेंट कैंडल अगर ड्रॉ करती है तो उस सिचुएशन पर 81 से आप वापस से नीचे की तरफ करेक्ट हो रहे हो। ये कुछ पॉसिबिलिटीज आती है आपके प्रेजेंट चार्ट्स के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान से यहाँ पर नजर रख लेना है इन सब चीजों के ऊपर। ऑलराइट, सब्सक्राइब लगता अभी तक नहीं किया है जरूर कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, यानी कि आपकी अगले सवाल के ऊपर। इफ यू कीप होल्डिंग, और हाँ 95 आएगा या नहीं आएगा, मैं आपको इसका जवाब आपको शायद नहीं मिला होगा अभी जो चार्ट पर हमने डिस्कस किया।
95 पर आएगा या नहीं आएगा वो डिसाइड करेगा कि कंपनी में ट्रिगर पॉइंट्स और क्या आते हैं। एक तो ट्रिगर पॉइंट सबसे बड़ा ये एनएससी का आईपीओ, दूसरा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है आईएफसीआई लिमिटेड के लिए जून 2026 का क्वार्टरली रिजल्ट। ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसका रीजन देखो क्या है, कंपनी में दो रीजन, सिर्फ एनएससी का आईपीओ नहीं बल्कि एक रीजन और है जिसकी वजह से आपको आईएफसीआई में तेजी देखने को मिली। इसमें एक रीजन और आता है मार्च 26 का डाटा, यानी जब कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए उसके साथ में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया कि कंपनी ने क्या इंप्रूवमेंट्स करी है। तो वहां पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो और एट द एंड एंटायर कैश फ्लो जो है वहां पर कंपनी ने इंप्रूवमेंट्स दिखाई और ओवरऑल कैश फ्लो कंपनी का इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से भी आप कह सकते हो ये दो रीजंस आपके निकल करके आए, आईएफसीआई में आपको तेजी देखने को मिली। तो यहां पर भी कंपनी ने माइनस 984 करोड़ से 280 करोड़, टोटल नेट कैश फ्लो में 1000 माइनस से 313 करोड़ पॉजिटिव, जो कि 36% का एनुअल इंप्रूवमेंट कंपनी ने शो किया। तो ये बहुत सारे रीजन यहां पर आपके पास निकल करके आते हैं। बेसिकली दो रीजन है, एनएससी का आईपीओ एंड देन कंपनी का ये फाइनेंशियल डाटा। इसके अलावा और कंपनी ने यहां पर क्या किया इसको भी एक बार देखते हैं। कंपनी के रिजर्व्स बढ़े, 5996 करोड़ से कंपनी के रिजर्व 6250 करोड़ पर आए। कंपनी की बोरिंग्स कम हुई 3714 करोड़ से 3523। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स कंपनी के लिए चले कि क्यों आपको आईएफसीआई में तेजी देखने को मिली। तो अब जो मोस्ट रिसेंट, अब आपको ये नहीं होगा कि भैया ये ट्रिगर पॉइंट है तो आपको जिंदगी भर तेजी दिखेगी। आपको हमेशा फर्दर कैरी करने के लिए ट्रिगर पॉइंट चाहिए होते हैं कॉन्टिन्यूअसली। यानी अगर आप 95 वापस से चाहते हो तो अगला ट्रिगर पॉइंट जो आपका होना चाहिए वो होगा कंपनी का जून 26 का रिवेन्यू और प्रॉफिट। कंपनी को कितना रिवेन्यू चाहिए, कंपनी को 13% का ग्रोथ चाहिए। बहुत ध्यान से नोट करना है इस चीज को। जून क्वार्टर में एनुअल बेसिस पर कंपनी को 13% का रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए होगा ऑन 407 करोड़ के ऊपर। अब 407 का 13% कितना होता है, ये कितना निकलेगा लगभग आपका 40 करोड़ आप ऐड कर लो। 40 करोड़ हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अराउंड 55 करोड़ के आसपास कर लेते हैं, ठीक है 55 करोड़। तो यहाँ पर आप 55 करोड़ का ऐड करो तो निकलेगा आपका 462 करोड़ का। तो 462 करोड़ का तो कंपनी को रिवेन्यू चाहिए। आप कहोगे कि भाई वो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम होगा, लेकिन एनुअल बेसिस पर ग्रोथ तो आ रहा है ना, वो भी 13% के आसपास या उसके ऊपर कुछ भी। अगर इतना ग्रोथ कंपनी देती है तो एक पॉजिटिव साइन है, आपके लिए ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। दूसरा प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट में कंपनी को 62 करोड़ चाहिए। ऑलरेडी कंपनी मार्च क्वार्टर में -94% के प्रॉफिट ग्रोथ पर खड़ी थी, जो कि एनुअल बेसिस पर 94% नीचे था। तो ऐसे में कंपनी को जो प्रॉफिट चाहिए कुछ भी पॉजिटिव लेकर के आने के लिए माइनस के अच्छे, वो कंपनी को 62 करोड़ का चाहिए। यानी अगर कंपनी 62 करोड़ या इसके कुछ भी ऊपर का प्रॉफिट लेकर के आती है तो एक प्रॉफिट पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ इंडिकेट करेगा। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं आईएफसीएल लिमिटेड के लिए, अपार्ट फ्रॉम जस्ट एनएससी का आईपीओ, कि वो आपका ऑलरेडी बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल 27 के हाफ के बाद में आएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे, तब आप उम्मीद करते हो कि हाँ आपको 95 का प्राइस देखने को मिले। अदरवाइज चीजें आपकी इसी तरह से धीरे धीरे करके करेक्शन पर जाती हैं। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। इफ यू कीप होल्डिंग वाइल सेल ऑफ यू विल बी रिवॉर्डेड विद गेन्स। अब दो तरीके के इन्वेस्टर आते हैं, एक जो कि कंपनी के गिरने पर होपलेस हो जाते हैं, एक जो कि कंपनी के बढ़ने पर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, और एक जो कि हल्की फुल्की करेक्शन में भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और एडवाइस करते हैं कि भैया अगर आप होल्ड करके रखोगे तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखो यार, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इनमें से किसी भी कमेंट की तरफ, किसी भी विजन की तरफ मैं बिल्कुल एग्री यहां पर नहीं करता हूं। मैंने आपको जो चीजें बताई ये मार्केट का इंपॉर्टेंट एसेंस है। आई बिलीव कि अगर आप इन चीजों को नजर रख करके काम करते हो तो आपको ये कहने की बात में जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया फ्रॉड है कंपनी, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और स्पेशली ये चीज सबसे ज्यादा मिसलीडिंग होती है मार्केट के अंदर। इफ यू कीप होल्डिंग व्हाइल सेल ऑफ यू विल बी रिवॉर्डेड विद गेन्स, ये सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव चीज होती है आई बिलीव। क्योंकि भाई क्या होगा, अभी कंपनी में क्या क्या चीजें मिसिंग है हमने ये भी डिस्कस किया, क्या क्या कंपनी को चाहिए हमने ये भी डिस्कस किया। वो चीजें अगर मिलेंगी तब आप कहते हो हाँ मेरे को वापस तेजी मिलेगी, अगर नहीं मिली तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। यानी आपके सामने चीजें होंगी तो आपको सब चीजें नजर आएंगी कि किस तरह से आगे परफॉर्म होगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते खुला कि भैया अगर होल्ड करके रखोगे आपको तगड़े रिटर्न मिलेंगे,
क्योंकि ये सीरियस एक मैनिपुलेटिव चीज है, लोग इसको देख करके मैनिपुलेट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया मेरे को फंसा दिया, तेजी आ गई तो भैया बहुत बढ़िया, किसी ने मुझे बहुत बढ़िया एडवाइस की थी, ये तो बहुत बढ़िया काम करता है ये बंदा, इसने क्या बताया था, मुझे मजा आ गया बिल्कुल। तो आपको ये देखना है कि कहां पर हमारे पास पॉजिटिव्स हैं, कहां पर हमारे पास नेगेटिव्स हैं, ताकि एक विजन मेरे पास रहे और जब उस विजन पर कंपनी चलना स्टार्ट करे तो वो विजन मेरे अकॉर्डिंग भी मुझे रिटर्न्स बना करके दे। ये चीज होनी चाहिए मार्केट में, इस तरीके से काम किया जाता है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर होंगे। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 50.9 पर आरएसआई है, 54.5 पर आपका एमएफआई है। सो अब आते हैं थोड़ा सा चार्ट यहां पर फिर से देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था आपका 7 EM में डेली टाइम फ्रेम पर और साथ में 78 एंड 72.50। इसके अलावा अगर हम एमएसीडी सिग्नल को भी देखेंगे, जो ब्लू वाली लाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लू लाइन जो है ये एमएसीडी सिग्नल है और येलो लाइन जो है ये सिग्नल क्रॉसओवर है। आपके एमएसीडी ने येलो लाइन के नीचे क्रॉसओवर कर दिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका बेयरिश सिग्नल है, चार्ट में गिरावट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। जब भी आपको एक कर्व बन करके आपका एमएसीडी सिग्नल येलो क्रॉसओवर के नीचे आता है, वो चार्ट को अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बेयरिश करता है। तो एट द एंड अगर हम एमएसीडी को भी देखें और हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को भी देखें तो दोनों कंडीशन में आपके पास यही वाली पोजीशन बनती है जो हमने 81 तक की ड्रॉ करी आफ्टर सस्टेनेबिलिटी एट 78 रुपीज का प्राइस। एमएसीडी भी कहीं ना कहीं इसी चीज को इंडिकेट करता है। तो ये था वीडियो आईएफसीएल लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।